Hey everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So फाइनली आपकी एनडीए की स्ट्रेटेजी आ गई भाई, काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड ये स्ट्रेटेजी वैसे भी आने ही वाली थी. ओके थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि पहले आपकी सीडीएस की आई, उसके बाद में आई डिसाइडेड कि आपकी एनडीए की आएगी, राइट. तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो में मैं हर एक चीज़ आपके जीरो से बात करने वाला हूँ. स्पेसिफिकली आपकी जीएटी पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ कि जीएटी में आपको हाई स्कोर कैसे करना है, ठीक है. क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी फ्री की चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है एंड वहाँ से स्कोर कर सकते हो. और इस बार थोड़ा आपको जो पैटर्न में चेंज देखने को मिला है मैं उसकी भी बात करूँगा कि उसको आप कैसे टैकल करना है, कैसे माइंड सेट रखना है. ओके प्योर गाइडेंस मिलेगी, कोई बकवास नहीं होगी, टू द पॉइंट अपन बातें करेंगे, ठीक है. अगर इस चीज़ को फॉलो कर लोगे ना भाई, 3 मंथ्स, अगर 3 महीने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली निकाल लोगे, क्योंकि इस बार भी काफ़ी बच्चों ने निकाला है. सीडीएस और एनडी मिला के लगभग आपकी अब तक 470 प्लस बच्चों ने आपकी रिजल्ट निकाल लिया. मतलब जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से यूट्यूब और आपके बैच से मिलके लगभग 470 प्लस बच्चों ने आपके पेपर निकाला है. तो आप भी निकाल सकते हो, ठीक है ना. जैसे कि इस बार मैं फिजिक्स की भी बात करूंगा, एज इट वॉज टफ, तो उसकी भी मैं बात करूंगा कि आप उसको कैसे टेकल करना है. इस बार जो आपको पैटर्न चेंज देखने मिला उसको कैसे आपको अब कहीं ना कहीं टेकल करना है, ठीक है. तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो एग्जाम की मैं जल्दी से बेसिक डिटेल्स की बात कर लेता हूँ. मोस्टली आप में से पता ही होगा, जिसको नहीं पता बता देता हूँ. एनडीए क्या होता है भाई, ये एक एग्जाम है जो आपकी यूपीएससी कंडक्ट करता है. इसके थ्रू आप क्या बनते हो, गेजेटेड ए ऑफिसर बनते हो, ठीक है. पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एनडीए जाना पड़ेगा एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एज पर योर प्रेफरेंस एंड मेरिट, ठीक है. ओके अब ये जो एंट्री होती है ये कब होती है, ये 10+2 लेवल पे होती है. मतलब जैसे ही आपने 12th की उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है. इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं. सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड जीएटी. तो अपना पहला स्टेज यही है, यही आपको क्लियर करना पड़ेगा. अब ये जो मैथ्स पेपर होता है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और आपको 150 मिनट मिलते हैं. ये पूरा पेपर आपके 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स. नेगेटिव मार्किंग भी होती है. दूसरा पेपर होता है वो होता है जीएटी, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट. इसमें देखो 3 पार्ट है. एक इंग्लिश है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन साइंस है, 50 क्वेश्चन आपकी जीके है. ये भी आपका क्या होता है भाई, 150 मिनट में आपको सोल्व करना होता है और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 600. मतलब हर क्वेश्चन के 4 नंबर, ठीक है. तो हाई स्कोर करना है तो यहीं से करो भाई, ठीक है ना. मैथ्स में तो देखो आपको डिसेंट स्कोर करना ही है. मैथ्स में आप डिसेंट स्कोर करोगे, बट अगर आपको बहुत हाई स्कोर करना है, आपको मेरिट में आना है, तो आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा, स्पेशली गर्ल्स. बिकॉज यू नो कि कट ऑफ के सिनेरियोज में काफ़ी चेंज हो चुके हैं. गर्ल्स का कट ऑफ अलग जाता है, बॉयज़ का कट ऑफ अलग जाता है, ठीक है. ओके ये तो हो गई बेसिक सी बातें. अब अपन इन डेप्थ बातें करेंगे. उससे पहले देखो यार, आपको अगर ये एग्ज़ाम निकालना है ना, आपको 3 चीज़ें चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज सोर्सेज. आपको राइट सोर्स पकड़ने पड़ेंगे, राइट. आपको सही सोर्स पता होना चाहिए. अगर आपको सही सोर्स नहीं पता है तो आप कुछ भी क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, कुछ भी चीज़ें आप देखोगे एंड एट द एंड क्या होगा, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. अब लाइक सपोज जैसे कि इस बार आपका साइंस है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं. अब साइंस है, इसका देखो यार पैटर्न इसी बार आपके चेंज हुआ है. एंड ऐसा पहले भी, ऐसा नहीं है पहले कभी आपके सी डी एस सॉरी एनडीए ने आपके कभी चेंज किया ही नहीं है. किया पहले भी चेंज किया. इवन आप 2019 का पेपर देखोगे, 2023 का पेपर देखोगे, तो तब भी आपके साइंस जो फिजिक्स है वो आपकी कहाँ से पूछी थी, 11th-12th की पूछी थी. तो ये बीच बीच में जैसे यूपीएससी करता है, तो क्या अगली बार भी आपके वैसा ही आएगा. हालांकि इस चीज़ की मैं बात करूँगा, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही अपन क्या खो जाए, 11th-12th में खो जाए. तो आपको इसके लिए क्या सोर्स फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से टारगेट करने हैं और कहाँ से क्लास देखनी है, सब बताऊंगा मैं फ्री के अंदर. अगर वो कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है, ठीक है. दूसरी चीज़ चाहिए होती है कंसिस्टेंसी. ना ये चीज़ ना जब अपन सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे डिफिकल्ट यही चीज़ होती है. ओके सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है भाई यही होता है. ओके आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. डेली के डेली आपको डेली टारगेट स्लोट्स बना के कंप्लीट करने पड़ेंगे. डेली के डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा. अगर आप अगले दिन पे डालते रहोगे ना यार, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे. बिकॉज यू नो इस बार चैलेंज देखो क्या है, चैलेंज है टाइम. यू जस्ट हैव 3.5 मंथ्स नाउ. अब सिर्फ 3.5 महीने बचे हैं. वरना जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट होता है ना, उसमें देखो अपने को काफ़ी टाइम मिलता है. लगभग अपने को
6 to 7 मंथ्स मिल जाते हैं, मतलब इसका डबल। बट अभी सिर्फ 3.5 मंथ्स है। इसमें आपको सिलेबस भी करना है एंड इसमें आपको रिवीजन भी करना है एंड इसमें आपको प्रैक्टिस भी करना है। एंड यू नो यूपीएससी का सिलेबस कैसा होता है, बहुत लेंथी होता है, राइट। तो इसीलिए देखो सोर्सेज राइट फॉलो करना बहुत जरूरी है, हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, राइट चीज गलत चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। तो एट द एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है राइट गाइडेंस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको कि भाई यूपीएससी के अंदर जब आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, बट पूरी छोड़नी नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ एक चैप्टर, दैट इज 5 years प्लान। ठीक है, 5 years प्लान, सिर्फ ये एक चैप्टर पढ़ना है और हर बार यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स। अब ये चीज़ मेरे को क्यों पता है, क्योंकि देखो यार मैंने एनडीए दिया है, मैंने एनडीए वाले बच्चों को पढ़ा है और उनका पेपर निकला है और मुझे इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस है। मैंने सीडीएस के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, इस बेसिस पे बता रहा हूँ ये, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो राइट गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अभी जो भी चीज़ें बताऊँ उन पर फोकस करना, क्योंकि ये कोई देखो यार 10-15 मिनट की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है जो आप बाकी देखते हो, बिकॉज यू नो कि 10-15 मिनट में आपकी सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा कि यार छोटी सी है, जल्दी से ख़त्म हो गई। ये वीडियो स्लाइटली थोड़ी लेंथी होगी, बट जो इसमें मैं नॉलेज दूंगा ना वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। रियल गाइडेंस के लिए भाई टाइम लगता है, ठीक है ना, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। वो तो सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि भाई ये पढ़ लो ये पढ़ लो, ख़त्म। मैं ये बताता हूँ क्यों पढ़ना है वो उतना ही, तो उस चीज़ को समझो, ठीक है ना। ओके, तो अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करो। इस वीडियो को चाहे 2x पे देख लेना, बट पूरा देखना, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनडीए के अगले सारे अटेम्प्ट दोगे ना, सारे निकाल लोगे अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे। सबसे पहले देखो, अपन कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अपना एक क्या होता है, टारगेट स्कोर होता है, और वो किसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं, रिसेंट कट ऑफ के ट्रेंड के बेसिस पे करते हैं। अब जो लास्ट आपका एनडीए था भाई, एनडीए 2 2025, इसकी कट ऑफ देखो, आपको पता है मेल एंड फीमेल की अलग अलग गई है एंड अब से अलग अलग ही जाएगी। मेल की कट ऑफ थी समथिंग अराउंड आपकी 304 के अराउंड थी, 305 मान लो, ठीक है। फीमेल की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी, ये समथिंग अराउंड आपके 358 359 समथिंग इसके अराउंड ही थी, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर आप देख लेना। अब एक चीज़ देख रहे हो, दोनों में डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है, लगभग आपके 50 नंबर का क्या भाई डिफरेंस है, मतलब गर्ल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब ये 50 नंबर कहाँ से आएंगे, जब आप जीएटी को क्या करोगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तभी ये 50 नंबर ज़्यादा आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स से तो आएंगे नहीं, मैथ्स का तो पेपर ही 300 नंबर का है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पुश कर लोगे, क्योंकि उसमें टाइम का भी देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, रोल होता है। बट जीएटी में कोई प्रेशर वाला सीन नहीं है, उसमें आप जितना प्रिपेयर करोगे उतना क्या करोगे, स्कोर करोगे, राइट। तो मैं मेल के लिए देखो एक आपके टारगेट स्कोर रखता हूँ। मेल का देखो अभी टारगेट स्कोर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो रखो 350 प्लस, इतना रखो मेल। एंड फीमेल रखो भाई कितना, फीमेल रखो आप टारगेट एटलीस्ट 380 प्लस, इतना तो रखो भाई, 380 से 400 के अराउंड। ये टारगेट आपको अचीव करना है, अपने को ऊपर ही रखना है। जब तक ये अचीव नहीं होगा तब तक अपन पढ़ते रहेंगे, अपन ग्रिल करते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले टारगेट सेट करना होता है। नाउ लेट्स सी कि आपका जो अभी जो पेपर हुआ था उसमें आपका जीके और साइंस आया था, लाइक जो जीईटी पेपर था उसका अपन जीके साइंस वाला जितना पार्ट है उसकी बात करेंगे कि कैसा था, एंड साथ में मैं बताऊंगा कि अभी आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं साइंस की बात करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट साइंस। ओके, अब साइंस में देखो आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है फिजिक्स। अब फिजिक्स में देखो इस बार क्वेश्चन आए थे कितने, 25। दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो आपके क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके कितने भाई, जैसे बायो में आपके रहते हैं 10, ठीक है, तो केमिस्ट्री में रहते हैं आपके 12 से लेके 15 तक, कभी कभी इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखो तीनों का मिला के कितना रहता है, तीनों का मिला के आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 47 49 भी हो जाता है, वो जीके में थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, बट जनरली एवरेज आपका नंबर 50 रहता है। अब इस बार जो ये फिजिक्स था ना, अभी तक क्या सीन रहता था भाई कि जैसे 25 क्वेश्चन है ना, तो मान के चलो आपके 22 से जो 23 क्वेश्चन होते थे वो कहाँ से बन जाते थे, 9th प्लस 10th एनसीईआरटी से बन जाते थे, राइट। एंड अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में जनरली आपके 9th एनसीईआरटी से बन जाते थे, 9th प्लस 10th एनसीईआरटी। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम। अभी देखो थोड़ा सा क्या हुआ है, एनडीए में आपके लेवल अप किया गया है। इवन मैं बोलूँगा सीडीएस से ज़्यादा इस बार जो जीके था ना वो एनडीए का मेरे को ज़्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें पूछी। अब इसमें देखो यार डरने की बात नहीं होती है, पैनिक करने की बात नहीं होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ऐसा सीडीएस के अंदर भी होता है। अगर आप सीडीएस 1 2024 का पेपर खोलोगे ना तो उसमें फिजिक्स जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, आए ही नहीं थे।
अगर आप 2019 का पेपर खोलोगे ना तो उसमें 11th-12th की फिजिक्स पूछ ली थी CDS वालों से। और ऐसा एनडीए में भी हुआ है, 2019 का पेपर एनडीए का खोल लो, 2023 का पेपर खोल लो, तो उसमें भी ऐसा हुआ है कि आपके 11th-12th का पूछ लिया। बट ऐसा आपके यूपीएससी हर बार नहीं करता है, नॉट ऑलवेज। ये मेरी बात समझो आप लोग, हर बार नहीं करता है, ऑलवेज नॉट ऑलवेज। ये तब करता है यूपीएससी क्योंकि यूपीएससी को थोड़े टाइम बाद में लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली ज़्यादा रिलाई कर रहा है, बाकी चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर रहा है। तब वो ऐसा करते हैं एक बार के लिए कि बच्चे दूसरी सब्जेक्ट की तरफ देखें। अब जैसे आपको फिजिक्स पे डर है, अब आप हाइयर ज़्यादा पढ़ने की बजाय क्या करोगे, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, इसलिए करता है। बट इसके लिए देखो मैं एक आपको प्रिकॉशनरी स्टेप भी बताऊंगा कि आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेके भी चलना है। अभी जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ, अब फिजिक्स में देखो जैसे मैंने वाईटी पे पढ़ाया था, तो मैंने 11th-12th के उतने ज़्यादा मतलब टॉपिक नहीं किए थे, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक पूछे थे जो पहले पूछे हुए नहीं थे, राइट। बट बैच में मैंने उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी, तो बैच से क्वेश्चन भी आए थे, है ना। जैसे 25 क्वेश्चन थे तो मान के चलो बैच से आ गए थे आपके 13-14 क्वेश्चन। वहीं अगर मैं वाईटी से मान के चलो तो आपके लगभग 10 के अराउंड ही क्वेश्चन आए थे, बट बैच से आपके 15 के अराउंड क्वेश्चन आ गए थे, पूरे 25 तो नहीं आए थे। वरना हर बार जो बैच और वाईटी से पढ़ाता हूँ हर बार आपके 23-24 क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर। सो आई एक्सेप्ट कि इस बार फिजिक्स जो था वो डिफ़िकल्ट था भाई, आई एक्सेप्ट दैट। बट मेरी बात समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब 11th-12th वाले को खंगालना स्टार्ट कर दोगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको प्रिपेयर अभी भी क्या करनी है, 9-10th एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, इसको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्लस आपको 11th एंड 12th के ना सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक करो, ओनली सेलेक्टिव टॉपिक, हर कुछ मत करो, ठीक है ना। सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक करो, जो मतलब अभी जैसे क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक आप क्या करो, कवर करो। क्योंकि हर कुछ कवर करोगे ना भाई, 11th-12th में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके काफ़ी कंसेप्ट ऐसे भी होंगे वाइप आउट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज देखो यार, अगर आपने 11th-12th रिसेंटली पढ़ा है तो आप उनको रिकॉल भी कर सकते हो, आप 11th-12th का एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो ऑनलाइन फिजिक्स। बायोलॉजी में देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब बायो के अंदर मैंने एक ट्रेंड देखा आपके कि अभी ना थोड़ा ये 11th एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप 9-10 तो एनसीईआरटी पढ़ो ही, अगर आप बिगनर हो तो 9-10 से स्टार्ट करो, फिर आप एक बार ना 11th एनसीईआरटी और पढ़ दो। और अगर आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखी है तो आप 11th पढ़ दो, सिर्फ मोर देन इनफ है, ठीक है ना। 11th वाली एनसीईआरटी पढ़ दो, मोर देन इनफ है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में देखिए आपके हाइयर वाली इतनी नहीं पूछ रहे हैं, इसमें आप 9-10 ही करो, सिर्फ इसमें 9-10 ही करो। हालांकि एक दो तीन क्वेश्चन आए थे आपके हाइयर लेवल के, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता इतना मिलेगा, तो आप 11th-12th का करोगे तो बहुत ज़्यादा फंस जाओगे भाई, ठीक है ना। 9-10 का ही आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ओके। अब ये देखो ये 50 क्वेश्चन आते हैं ना, इस बार मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा ही पेपर नहीं आएगा, आप चाहे देख लेना, मैं आज ही आपको बोल रहा हूँ, सेम पेपर विल नॉट कम, सेम पेपर विल नॉट कम, ऐसा पेपर नहीं आएगा वापस, ये लिख लो आप चाहे, ठीक है ना। पेपर जैसे पहले आता था ना वैसा ही आएगा आपके। बहुत कम चांस है कि भाई 11th-12th से आपसे हो सकता है थोड़ा सा फिजिक्स में पूछ ले, थोड़ा सा स्लाइड चांस, बट बाकी सब्जेक्ट में मुझे नहीं लगता, ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट में नहीं लगता, ओके। तो ये 50 क्वेश्चन है, इनको सबसे पहले टारगेट करो, इन्हीं को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, बिकॉज यू नो कि ये काफ़ी इजी होते हैं भाई। इसमें देखो मटेरियल कितना कम पढ़ना आपको, सिर्फ 9-10th एनसीईआरटी और 11th एनसीईआरटी सिर्फ बायो में, केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना आपको, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको मैंने बोला है कि सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ दें। अब 50 क्वेश्चन का मतलब होता है 200 नंबर, सोचो 200 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए जब आप प्रिपेयर करते हो ना तो आपको एक मिनिमल स्कोर भी सिक्योर करना होता है। जैसे मैथ्स के अंदर होता है 75 मार्क्स, अगर ये आपने सिक्योर नहीं किया तो आप आउट हो, ठीक है। इतना तो मिनिमम बनाना ही होता है। जैसे मैं मैथ्स में टारगेट बोलूँगा कि आप मैथ्स में लेके चलो कि मैं समथिंग अराउंड कितने बनाऊँ, 130 प्लस बनाऊँ, ओके। जीएटी में आप टारगेट लेके चलो भाई, कितना टारगेट लेके चलना है कि समथिंग अराउंड आप कितना बनाओ, समथिंग अराउंड बनाओ आप 250 प्लस, ठीक है ना, 250 प्लस, इतना टारगेट लेके चलो। अगर ये किसी की मैथ्स देखो काफ़ी वीक है, वो सिर्फ 100 ही बना पा रहा है, तो उसको बोलूँगा यहाँ पे फिर आप क्या करो, स्कोर बढ़ाओ, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लेके जाओ, इसको समथिंग अराउंड आप 300 के अराउंड लेके जाओ, 300 प्लस, और बना सकते हैं भाई। ये जो 200 नंबर है ना, ये ऐसी आती है कि इस बार जैसे पेपर आया, अगर ऐसा नहीं आया, अब इस बार पेपर आया कि ये भी चीज़ सोचो कि कट ऑफ भी तो कम जाएगी, सिर्फ आप ही नहीं थे, कोई बच्चा नहीं कर पाया इतना अच्छा परफॉर्म, ठीक है ना, तो वो कट ऑफ भी क्या जाएगी भाई, डिप करेगी, बहुत कट ऑफ डिप करेगी, आप देख लेना चाहिए, ओके, बहुत कट ऑफ डिप करेगी, क्योंकि इस पार्ट पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये जो 200 नंबर है भाई, आपको टारगेट करना है कि मैं एटलीस्ट यहाँ पे क्या करूँ, 150 से लेके 180 प्लस करूँ, ठीक है ना। इस रेंज में आपको लेके आना नंबर, ये आपका टारगेट होना चाहिए।
अगर देखो आपको 180 तक पहुंचना है तो आपको कितना करना पड़ेगा भाई, मतलब 50 क्वेश्चन में से कितने सही करने पड़ेंगे आपको, आपको करने पड़ेंगे भाई 40 से लेके 45 क्वेश्चन सही। ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो फॉलो क्या करना है, इसके लिए फॉलो करो ये जो मैंने एनसीईआरटी बताई है, अभी मैं क्लासेस भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर देखो जो दूसरा पार्ट आता है उसमें देखो आपके आ जाता है जीके। जीके में देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस देनी है वो देनी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी कौन सा, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिर आप किसको देंगे फिजिकल के बाद में, फिजिकल को बाद में दो आप ह्यूमन ज्योग्राफी को, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी आपके ज़्यादा पूछा जा रहा है एनडीए के अंदर रिसेंट में। इसके बाद में आप इंडियन ज्योग्राफी को दे सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी को दे सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपको किसको देना है, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस दो आप पॉलिटी को, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको प्रेफरेंस किसको देना है, तीसरे नंबर पे दो भाई आप करंट अफेयर्स वगैरह को क्या दो, प्रेफरेंस दो। चौथे नंबर पे किसको देना है भाई, चौथे नंबर पे देना आपको इकोनॉमिक्स का जो मैंने एक चैप्टर बताया, ओनली 1 चैप्टर। फिर आप करो हिस्ट्री आप लास्ट में रखो, इसको आप लीव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतनी, अगर आप ऊपर वाले सब्जेक्ट बहुत अच्छे प्रिपेयर करते हो। सी अपना टारगेट ये नहीं है कि मैं जल्दी से सिलेबस कवर कर लूँ, सिलेबस कवर करना टारगेट नहीं होता है, टारगेट होता है कि आप उसको रिवाइज कितना करते हो, कितने अच्छे से प्रिपेयर करते हो। अगर आपने ये मान लो ये सारे आपने कवर कर लिए, पूरा कवर कर लिया, बट आपको यही नहीं आता, आपने यही अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर सिलेबस कवर करने का। तो आपको रिवीजन भी करना है, वो चीज़ों को 5-5 6 बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, ठीक है ना। ओके, अब फिजिकल ज्योग्राफी से देखो मैंने देखा आपके वेटेज बहुत आ रहा है, बट इसमें इन डेप्थ नॉलेज पूछी जा रही है। तो ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ना बंद करो, ये जो वन शॉट देखते हो ना 3-3 4-4 घंटे की, ये बंद करो। आप एनसीईआरटी उठाओ भाई इसके लिए, ठीक है। इसके लिए देखो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है आपको, 11th की एनसीईआरटीज पढ़नी है, सिर्फ 11th, और कोई क्लास की नहीं पढ़नी है। ये 8th 9th 10th सारी बकवास है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 11th की पढ़ो। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए 12th वाली पढ़ो, बस इतनी 2 ही किताबें पढ़नी है आपको, 3 किताबें, 2 इसमें 1 इसमें। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, सिर्फ लक्ष्मीकांत। एंड लक्ष्मीकांत से भी देखो अभी मैं एक बेटर सोर्स बताऊंगा, वो क्लास देख लेना, मोर देन इनफ है। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ 1 शॉट देखो जो मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ वो 1 शॉट देखनी है, यहाँ से मैक्सिमम करंट अफेयर्स बन जाएंगे। जैसे इस बार आपके 10-11 करंट अफेयर्स आए थे, उसमें से 7 से 8 मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें से आए थे, इवन मैंने प्रूफ भी प्रोवाइड किया था। और जो आपका लास्ट मैंने क्लास बनाया था एक करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको एक ही करना, उसके लिए भी मैं क्लास बताऊंगा, वो सिर्फ वही पार्ट करना आपको। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 12th क्लास। थीम्स आपको पढ़नी पड़ेगी, 3 थीम्स है, वो तीनों थीम्स पढ़नी पड़ेगी, मतलब 3 किताबें, तीनों किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, प्लस PYQ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो अगेन क्या होते हैं भाई, टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन। अब ये 50 क्वेश्चन देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं लगभग आपके 10 से रह के 13 तक। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे रहते हैं 5 से 7। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो यहाँ से पे रहते हैं आपके 10 से 12, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे रहते हैं 1 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे रहते हैं आपके 15 से 18 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, इसके अलावा आप थोड़ा सा क्या मान लो, मिस्क मान लो, 1-2 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के भी आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेटेज के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है ज्योग्राफी को, फिर आप पॉलिटी को प्रिपेयर करोगे, देन करंट अफेयर्स, ओके, देन आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर इसलिए देखो मैंने टारगेट दिया है। हिस्ट्री क्यों नहीं दिया, बच्चे हिस्ट्री उठा के बैठ जाते हैं पहले। हिस्ट्री में देखो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बट लेट मी टेल यू, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना वो बनते नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। हिस्ट्री कभी भी पहले मत लेके बैठना, गलती से भी। पहले जो मैंने बताया वो लेके बैठो, ठीक है ना। ओके, अब वहीं देखो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में देखो पैटर्न चेंज हुआ है। एक टाइम था आपके क्या आता था भाई, रीडिंग पोर्शन काफ़ी आता था। अगर मैं इस बार वाले एनडी की बात करूँ ना, इसमें भाई 50% 50 से 55% आपकी क्या था, वोकेब था। देखो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से इस बार आपके 25 से लेकर 27 क्वेश्चन ना वोकेब के थे, और बाकी क्या था भाई, बाकी था इस बार ग्रामर। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए ना आपकी 22 से 25 क्वेश्चन, वो थे ग्रामर। रीडिंग इस बार पूछा ही नहीं आपसे, 0 क्वेश्चन था रीडिंग से। ना आपके कोई कॉम्प्रिहेंशन आया, ना आपके PQRS आया, ना आपके S1 S2 आया, कुछ भी नहीं पूछा रीडिंग के अंदर। ज़्यादा आपको ग्रामर एंड वोकेब के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको इन दोनों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हालांकि वोट आई फील कि इस बार आपके रीडिंग से क्वेश्चंस वापस आएंगे, इसका वापस क्या होगा भाई, कम बैक होगा। तो रीडिंग को इग्नोर मत करना, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं, बट इन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है।
अब वोकेब के लिए देखो आपको क्या करना है, मैंने देखा कि आपकी जो वोकेब आई है ना, इवन मैंने प्रोवाइड की थी, इवन मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा उसके लिए। वोकेब मैक्सिमम आपकी पीवाईक्यू आई थी, आपकी जो वोकेब थी ना सीडीएस से भी इजी आई थी, मोस्टली पीवाईक्यू थी भाई, मोस्टली। कौन से पीवाईक्यू? सीडीएस एंड एनडीए के आपके 15 साल के पीवाईक्यू। अब ये मैंने सोल्व करके दे रखे हैं आपको, ऐसा नहीं है कहीं से आपको खुद ढूंढ के करने हैं। ग्रामर की बात करूँ, ग्रामर के लिए आपको क्या फॉलो करना है, एसपी बख्शी नाम की एक किताब है, प्लस आपको पीवाईक्यू फॉलो करना है। मैक्सिमम रूल्स जो आए थे ना आपके एग्जाम में वो पीवाईक्यू वाले आए थे मैक्सिमम, ठीक है ना। रीडिंग के लिए आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करना है एज पर पीवाईक्यू पॉइंट, एंड मेरी क्लासेस जिसमें मैं आपको शॉर्ट तरीके बताता हूँ कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इंग्लिश को क्या करना है, अप्रोच करना है। वहीं देखो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ भाई, हालांकि देखो मैं बैच मैथ्स के लिए नहीं लेके आता हूँ, जीएटी के लिए लेके आता हूँ, बट मैथ्स का मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। सी मैथ्स इज मोर अबाउट पहली बात तो देखो मैथ्स का सिलेबस क्या है, 11th-12th का आपका, राइट। मैथ्स इज मोर अबाउट आप कितने जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं जब आप सीडीएस के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो 120 क्वेश्चन है, तो आपको टारगेट मिनिमल कितना रखना पड़ेगा भाई, 60 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे तो सही नहीं होंगे, 60 प्लस तो रखना ही पड़ेगा। नाउ चैलेंज क्या होता है भाई, मोर अटेम्प्ट करना, ज़्यादा अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। पहले तो उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो जिनमें हाई वेटेज है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ओके, जैसे आपका कैलकुलस हो गया। इनको क्या करो भाई, पहले प्रिपेयर करो। अभी रिसेंट का ट्रेंड देखो, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। दूसरा आप किस पे फोकस करो भाई, अनकन्वेंशनल मेथड पे फोकस करो, क्योंकि अनकन्वेंशनल मेथड आपके यहाँ भी लगते हैं, ठीक है ना। अनकन्वेंशनल मेथड मतलब जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करना सीखो अगर जल्दी क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने। इसके लिए देखो आपको क्या फॉलो करना है, इसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो भाई, पीवाईक्यू पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करो। आप ना 5 से 7 साल के आपको पीवाईक्यू क्या करने, बार बार सोल्व करने, क्योंकि मैक्सिमम आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं। सो आपको 5 से 7 साल के क्या करने, अच्छे से प्रिपेयर करने। अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो भाई, कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स आपकी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे अरियंत वगैरह की, वो भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ना उसी यहाँ पे दिक्कत आती है कि स्कूल गोइंग वर्सेस ड्रॉप ईयर, ये कैसे प्रिपेयर करें। देखो जो स्कूल गोइंग है भाई उसको ये चैलेंज, ड्रॉप ईयर को तो कोई चैलेंज नहीं है, उसके पास तो फुल टाइम है। मैं तो बोलूँगा अच्छे से प्रिपेयर करो अगर आपने ड्रॉप ले ही लिया है तो, ठीक है ना। दिक्कत आती है स्कूल गोइंग की। स्कूल गोइंग को देखो मैं क्या बोलूँगा, सिंस यू आर डूइंग 12th, राइट, आप 12वीं कर रहे हो भाई, तो आपका 12वीं का सिलेबस तो ऑलरेडी कवर है। 12वीं की चीज़ें तो आप कवर कर रहे हो ना, जैसे फिजिक्स हो गया आपका 12वीं का, आपका केमिस्ट्री हो गया, है ना। तो आप ये चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो रही है। आपका मैथ्स हो गया 12th का, तो काफ़ी सिलेबस देखो आपका क्लास में ही हो जाएगा। बट बाकी जो बच गया वो बाकी टाइम में करो, ये सिलेबस पे क्लास में फोकस करो। इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम मत दो, इसको क्लास में ही आपको कंप्लीट करना है, तभी आप क्या कर पाओगे, आगे रह पाओगे। अदरवाइज आगे नहीं रह पाओगे, पीछे हो जाओगे, ठीक है ना। बाकी ड्रॉप ईयर के लिए देखो फुल टाइम है भाई, अच्छे से टाइम को क्या करो, यूटिलाइज करो ना। देखो आपको पढ़ना कैसे है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सुनो आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना है ना। उसी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है ना। मैथ्स में देखो आपको इतना फोकस करना पड़ेगा, आपको मैथ्स को भी डेली टाइम देना पड़ेगा, आपको साइंस को भी टाइम देना भाई। एंड तीसरा आपको स्लॉट बनाना है किसका, तीसरा स्लॉट बनाना है जीके का। 3 स्लॉट में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, 3 स्लॉट में। अब मैं मानता हूँ कि आप क्या करते हो पूरे दिन के अंदर, सपोज करो लेट से 10 घंटे पढ़ाई करते हो, इतने घंटे तो करना ही पड़ेगा भाई इस बार। ये मिनिमम टाइम बताया, अब हाई रेंज कितना भी ले सकते हो, 14 घंटे लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 10 घंटे लेते हो तो आपको मैथ्स को दिन में कितना टाइम देना है, 4 से 5 घंटे देने हैं, ठीक है। साइंस को कितना टाइम देना है, साइंस को देना आपको 2 से 3 घंटे, ठीक है। बाकी आपको 2 से 3 घंटे देने हैं जीके को, बाकी देना है जीके को। अब प्रायोरिटी देखो क्या होनी चाहिए, मैथ्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैथ्स सिर्फ इतनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँ, मैं स्कोर में पहुँच जाऊँ आपके 130 तक या 120 तक, इतने स्कोर तक पहुँच जाऊँ, इतनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैथ्स को टाइम नहीं देना है। जब आप इतना स्कोर करने लगो या इससे ज़्यादा करने लगो ना पीवाईक्यू वगैरह में, तब आपको मैथ्स को उतना टाइम नहीं देना है, फिर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
ठीक है ना, स्ट्रेटेजी से चलो, देखो मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो फॉलो करो, डेफिनेटली कर लोगे। अब बच्चे क्या करते रहते हैं, पूरे टाइम रगड़ते रहते हैं इसको, अब अगले 3-4 महीने इसको इसको पढ़ते रहेंगे, ये दोनों रह जाएंगे। भाई नंबर ये दिलाएंगे, समझो बात को, नंबर यहाँ से आएंगे आपके, यहाँ से नहीं आएंगे। यहाँ से आप 120 कर रहे हो ना तो भी ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 4 नंबर मिल रहा है। 2.5 नंबर और 4 नंबर में देखो कितना फ़र्क है, फ़र्क है ना दोनों में। तो अगर आपकी मैथ स्ट्रेंथ नहीं है तो इतना ही करो, और मैथ्स का पेपर ऐसा आता है कि आप ज़्यादा हाई स्कोर कर भी नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो। अब ये जो साइंस है ये काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि लिमिटेड चीज़ें, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे ज़्यादा, फिजिक्स को देनी है। फिर किसको देनी है, देखो फिर देनी है आपको किसको भाई, फिर दो आप बायोलॉजी को। बायोलॉजी क्यों भाई, क्योंकि बायोलॉजी ना बहुत ईजी है एंड PYQ मोस्टली रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर दो केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री स्लाइटली क्या है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। ये ऑर्डर रखना आपको, ये ऑर्डर रखना है, पहले फिजिक्स प्रिपेयर करना है, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। जीके में देखो प्रायोरिटी कैसे देनी है, सबसे पहले ज्योग्राफी करो। कौन सी ज्योग्राफी, फिजिकल। फिजिकल के बाद में आप क्या कर सकते हो, सेलेक्टिव टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी नहीं करनी है, सेलेक्टिव करनी है। जैसे आपने नेचुरल सोर्सेज कर लिए आपके एनर्जी के, ठीक है, आपने क्या कर लिए भाई, पोर्ट्स वगैरह कर लिए, तो सेलेक्टिव टॉपिक करो। फिर क्या करो, इंडियन ज्योग्राफी। फिर आप करो भाई पॉलिटी। पॉलिटी के बाद में क्या करो, आप इकोनॉमिक्स का जो एक चैप्टर है, क्योंकि एक है तो पहले कर लो, ठीक है। फिर करो करंट अफेयर्स एंड देन आपको प्रायोरिटी देनी है हिस्ट्री। अब ये मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है करंट अफेयर्स आप बाद में प्रिपेयर करोगे, साथ साथ में बीच बीच में करते रहो, बट ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको। यहाँ से नंबर निकलेंगे भाई, यहाँ से इन दो से नंबर बढ़ेंगे। ये दोनों प्रिपेयर नहीं करोगे ना कोई मतलब नहीं है। और इसको क्या करो भाई, इसको चाहो तो आप लीव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाकी प्रॉमिस करते हो ना, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो इसको लीव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यस, अगर आप नहीं कर सकते तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस बेसिस में आपको फॉलो करना है। अब देखो आप क्या बनाओ भाई, स्लॉट बनाओ, ठीक है ना। अब जो स्कूल गोइंग है वो अपने हिसाब से स्लॉट बनाना, बाकी देखो जो पूरे दिन फ्री है उसको मैं स्लॉट बताता हूँ कैसे बनाना है। अब मॉर्निंग में आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले पढ़ाई करनी है। आप क्या कर सकते हो, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई कर सकते हो। 6 नहीं तो मैं मान लेता हूँ 7, मान लो 6 बजे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो। यहाँ पे क्या करो भाई, यहाँ पे आपको पढ़नी है क्या, यहाँ पे पढ़नी है साइंस। मैथ्स मत पढ़ना सुबह सुबह, ठीक है, साइंस पढ़ो। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो भाई, 11 बजे तक आप क्या कर लो, खाना वाना जो भी करना, आप 2 घंटे क्या कर सकते हो, चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 12 बजे से पढ़ना क्या करो, स्टार्ट करो, ठीक है। 12 बजे से पढ़ना क्या करो, स्टार्ट करो। अगले 5 घंटे आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स, ओके। फिर आप रात में क्या कर सकते हो भाई, नाइट में आप समथिंग अराउंड आपके 2 स्लॉट बना सकते हो, या फिर सिंगल स्लॉट में भी प्रोसीड कर सकते हो। 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, खाना वाना खा के, या इसके बीच में भी खा सकते हो। कितने बजे तक पढ़ो, 10 बजे तक, या फिर 10:30 बजे तक। इसमें आप चाहो तो जीके पढ़ सकते हो। ये दोनों चाहो तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या नहीं लगती है, जीके पढ़ के रात को नींद आने लगती है, तो वो साइंस और इनको शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। इस तरीके से स्लॉट बना के पढ़ो, ठीक है ना, चीज़ों को कवर करो, ओके। और जो मैंने टारगेट स्कोर बताया था उस टारगेट स्कोर को अचीव करना है। अब चीज़ें देखो करनी कहाँ से वो भी बताऊंगा, उससे पहले देखो ये चीज़ें क्या होती है भाई, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। पहली चीज़ तो खुद को एक्सक्यूज़ देना कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को तो स्कूल भी जाना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे से नहीं हो रहा है, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई सब कुछ भूल जाओ, ये आपकी ज़िंदगी है। आप इतनी कम उम्र में आप क्या करने जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है ना। इतनी कम उम्र में आप वो चीज़ अचीव करना जा रहे हो जो कोई नहीं कर पाता है, मतलब बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। इवन देखो मैं भी नहीं कर पाया था, इवन आई एम CDS ऑल इंडिया रैंक 1 मैं भी नहीं कर पाया था, तो वो अचीव करने जा रहे हो आप। सो यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग बिग, है ना। तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है, एक्सक्यूज़ वाला माइंडसेट छोड़ना है। खुद से डिसऑनेस्ट नहीं होना है। खुद से डिसऑनेस्ट है मतलब सपोज करो आपने खुद पढ़ाई की नहीं, स्टार्टिंग के 2-3 महीने पढ़ाई की नहीं, फिर लास्ट में क्या करते हो, 1 महीने पढ़ाई करते हो, एंड एट द एंड क्या कहते हो, टीचर ने ऐसा पढ़ाया वैसे पढ़ाया, मेरे को वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये आप खुद को धोखा दे रहे हो। इससे देखो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टीचर भी पढ़ाता रहेगा, उसके कोर्सेज भी सेल होते रहेंगे, बट आप तो वहीं के वहीं हो ना। आपने खुद को धोखा दिया। आपको खुद को पता आपने क्या मिस्टेक्स किए पिछले अटैम्प्ट में, आपको खुद को पता आप क्यों फेल हुए। सो खुद से डिसऑनेस्ट नहीं होना है, ठीक है। नॉट फॉलोइंग PYQs को फॉलो नहीं करना। PYQs आर ग्रेट सोर्स यार, सबसे बढ़िया सोर्स यही है। इवन मैं बैच के अंदर देखो GAT वगैरह कवर करवाता हूँ ना, मैं सारे PYQ कवर करता हूँ 8 साल का। क्यों करता हूँ भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट होते हैं, ठीक है। डूइंग इररिलेवेंट कंटेंट,
अब यूट्यूब पे यार इरेलीवेंट कंटेंट भी बहुत मिल जाएगा, उसको आपको अवॉइड करना है। जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है, पेपर निकल जाएगा। इरेलीवेंट कंटेंट को नहीं करना है, ठीक है ना। अब जैसे इस बार देखो फिजिक्स आपके 11th 12th के आ गए ना, अब बैच बेचने वाले क्या बोलेंगे सब लोग कि हम पढ़ाएंगे 11th 12th का, हमसे लो बैच। मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई, ठीक है। एक बच्चे ने भी मुझे टेक्स्ट किया था तो मैंने क्लियरली बोल दिया था भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होगी, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। मैंने वो चीज़ें देखी है, बट आपको काफ़ी मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर कि भाई 11th 12th का पूरा फिजिक्स चेंज हो गया, पूरा एनडीए ने चेंज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। एंड यू नो यार, एनडीए वाले बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और वो जल्दी से क्या करते हैं, मान जाते हैं, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा। ओके। प्रिपेयरिंग विदाउट गाइडेंस, गाइडेंस के बिना प्रिपेयर करना, अपनी मर्जी से प्रिपेयर करना, कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ रहे हैं। एक दो दिन गाइडेंस आपने मेरी फॉलो की, तीसरे दिन नहीं कर रहे हो, वो करना है तो भाई अभी से गिव अप कर दो, मत फॉलो करना, ठीक है। नॉट रिवाइजिंग, फोकसिंग ऑन सिलेबस कवरेज, सिर्फ सिलेबस कवरेज करने में लगे हैं, भागने में लगे हैं। ये नहीं देख रहे हैं एक्यूरेसी कितनी आ रही है, क्या आ रही है, मेरे को पुरानी चीज़ें याद है कि नहीं है। मॉक्स को अवॉइड करना, मॉक अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। अगर मॉक अटेम्प्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि मेरे को पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मैथ्स में क्या स्पीड आ रही है, क्या पता चल रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। मॉक्स को अवॉइड नहीं करना है। रनिंग आफ्टर एवरीथिंग, अब यूट्यूब पे तो मल्टीपल सोर्स है भाई, हर चीज़ के पीछे भाग रहे हो। मेरा वाला चैनल भी देख रहे हो, दूसरा चैनल भी देख रहे हो, तीसरा चैनल भी देख रहे हो, वही सेम चीज़ें देख रहे हो। दिस विल लीड यू टू ए कंप्लीट फेलियर। ये चीज़ें नहीं करनी है, किसी एक चीज़ को पकड़ दो, उसी पे स्टिक हो जाओ। जैसे सपोज करो मेरे जीएटी पढ़ रहे हो तो मेरे वाले से स्टिक हो जाओ, मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो मेरे पे स्टिक हो जाओ। तो आप अलग अलग सोर्सेज इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, बट एक ही सोर्स आप अलग अलग से पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। वेस्टिंग टाइम इन इरिलेवेंट एंड अनप्रोडक्टिव स्टफ, ये बहुत करते हैं। अब 12th वाले बच्चे हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लाइक फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये थोड़ा कम कर दो यार। ये 3-4 महीने कम कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी आपकी, बट कुछ बड़ा अचीव कर लोगे। सोचो अगर ऑफिसर बन गए आपकी सोसाइटी में इस उम्र में, क्या आपका नाम होगा, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स मतलब कैसे सीना तान के खड़े रहेंगे, कैसे उनकी नज़रें ऊपर हो जाएगी, आप खुद कैसा फील करोगे वो सोचो। बाकी मैटर नहीं करता है, आप खुद कैसा फील करोगे उस यूनिफॉर्म में। और लास्ट मिस्टेक करते हैं लिमिटिंग सेल्फ, कि भाई मैं तो इतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, टाइम है फिर भी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो फॉलो कैसे करना है, पहले देखो मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। मेरा पेड बैच भी आता है भाई, पेड बैच ऑलरेडी एडमिशन ओपन है, एनडीए जीएटी के लिए आता है सिर्फ, ठीक है ना। एंड इसकी फ़ीस आपकी 3000 है, प्लस आपकी जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी लगेगा। एंड इस बैच का नाम है विंग डेगर्स। ये आप जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखोगे ना यहाँ पे, तो पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर जाके आप क्या कर सकते हो, वहाँ से बाय कर सकते हो। इवन आप जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो और एप्पल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। कोर्सेज में जाओगे तो अगेन मिल जाएगा। इसके ऑलरेडी देखो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, 7-8 ही क्लास हुई है। तो अभी आप वापस क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो, बिकॉज यू नो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। अब मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ जैसे सेल पढ़ाया मैंने। सेल देखो 3 घंटे में पढ़ाया, पढ़ाने को तो मैं आधे एक घंटे में पढ़ा सकता था, बट 3 घंटे में क्यों पढ़ाया भाई, क्योंकि मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ ना तो इन डिटेल पढ़ाता हूँ। आपके कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप मिस ना करो। जैसे टिश्यूज़ मैंने देखो 2 घंटे 10 मिनट में पढ़ाए, तो हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी और आपको क्लास पीडीएफ वगैरह मिलेगी। वही नोट्स आपको फॉलो करने हैं, मतलब आपको फिर एनसीईआरटी वगैरह किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जितना मैं दे रहा हूँ उतना कर लो और वही गाइडेंस फॉलो करनी है जो मैं बैच में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एडमिशन ओपन है, आप चाहो तो ले सकते हो, फाइन। बाकी देखो अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करनी है। जीके के लिए देखो आपको क्या करनी है, मैंने टारगेट स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे एफकेट के ना ऐसे सीडीएस एनडी के स्टार्ट कर दिए हैं, 2 दिन पहले स्टार्ट किए हैं, आप फॉलो कर सकते हो उनको। एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जीके के लिए, देखो रिवीजन पैकेज, ठीक है ना, ये 2026 का बना रखा है। इसमें मैंने सारे आपके क्या करेंगे सब्जेक्ट के वन शॉट आपके कवर कर रखे हैं। जैसे एक कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी है, ये 13 घंटे की है, बट इसमें सब कुछ पढ़ा है मैंने। जैसे ये फिजिक्स है तो इसमें सब कुछ पढ़ा है, इसका अपडेटेड वर्जन भी आएगा जिसमें मैं नए टॉपिक भी इंक्लूड करूँगा। करंट अफेयर्स की भी देखो प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें मैंने मोस्टली रीडिंग पोर्शन वगैरह कवर कर रखे हैं। वोकेब के लिए देखो मैंने जो 15 साल की पीडीएफ है वो मैंने मेन चैनल पे जाओगे ना, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डेली टारगेट्स के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। एक और चैनल अपना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स, यहाँ पे क्विजेज वगैरह भी अटैम्प्ट कर सकते हो। एक नया टाइप का भी अपन इस बार वोकेब इंक्लूजन कर रहे हैं, हालांकि ये बैच में ज़्यादा कर रहे हैं, ट्राई करेंगे कि वाईटी पे भी लेके आएँ, ठीक है ना। तो वाईटी पे आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे एंड आपको भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें नेक्स्ट लेवल पे आपको वोकेबलरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है।
बाकी देखो मॉक्स के लिए देखो इस बार मैं ट्राई करूंगा आपको एनडी के लिए भी फ्री मॉक मिले, तो आप फ्री कोर्सेज में जाके क्या कर सकते हो, मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब मॉक देना देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप सीखते हो कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, किस टाइम में करना है, कैसे पेपर को सोल्व करना होता है, ठीक है ना। ओके, एट द एंड देखो यार, यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म होती है। एंड इस स्ट्रेटेजी वीडियो से देखो मैंने एक चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश की है भाई, कि देखो आपको ना थोड़ा स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, थोड़ा गाइडेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये जो डेली टारगेट्स देता हूँ, ये मैं गाइडेंस के एक तरीके की गाइडेंस देता हूँ, डेली गाइडेंस, कि भाई ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना है, तो वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके, बाकी देखो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे को यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे। अगर आपके कोई भी थॉट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा, कोई भी आपको डाउट होगा तो, ठीक है जी। तो अभी से चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे ज्वाइन करो एंड डेली टारगेट्स फॉलो करो एंड क्लासेस फॉलो करो। ओके, जो भी मैंने वन शॉट प्रोवाइड कर रखी है, नई भी वन शॉट आएगी वो भी आपको फॉलोअप करनी है। रेस्ट बैच का एडमिशन ओपन है, तो आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो इफ़ यू आर रेडी टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो आप डेफिनेटली उसको क्या करोगे भाई, क्लियर करोगे अगर यहाँ पे ज्वाइन करोगे। बाकी वाईटी से भी कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना जीएटी में हाई स्कोर करना है, स्पेशली गर्ल्स। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।